और कोई रह गया है कनेक्ट होने को या हो गए सारे कनेक्ट? ठीक है ठीक है। ये ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में किसी को कोई दिक्कत है या एक और बार बताना है? क्लियर बता दो। हाँ नहीं है, मैं एक बार नहीं दोबारा नहीं नहीं दोबारा कर दूंगा। क्लियर बता दो है कि नहीं? क्लियर है सर, अब क्लियर है। ठीक है तो है ना। और जिसको ओनली कुछ पूछना हो वही माइक ऑन करे, नहीं तो सब म्यूट करो अपने आप। तो का एक बार थोड़ा हल्का बता। क्या ओपन सोर्स का क्या? हेलो भाई, आपकी यार नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ नहीं है। तो आप चैट में लिख के बता दीजिए ना क्या कह रहे हो। साउंड नहीं आ रही है। ओपन सोर्स के बारे में थोड़ा और बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने एंड्रॉइड का बताया क्या कह रहे हैं? एंड्रॉइड का बताया क्या आपने? बताऊंगा सर अभी। ये ख़त्म तो हो जाए पहले। एंड्रॉइड का भी पूरा ले लेंगे, एंड्रॉइड क्या है, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये ना बीच में से टॉपिक जंप करते हो, सिस्टम से नहीं चलते। चलो कोई नहीं, आपका डाउट क्लियर करना है। ये चैट में ये क्या पूछना है भाई? ओपन सोर्स का फिर से बता दीजिए। ओके भाई, बिल्कुल बताएंगे। पर आप बताने से पहले अपना माइक म्यूट कर लें। कुछ पूछना हो जब भी अनम्यूट करें, वरना ना करें। कोई भी अनम्यूट ना करे बिना कुछ। आदित्य भैया समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। क्या कह रहे हो? भैया अब साउंड कैसे नहीं आ रही है? ये मैं नेट चेक करता हूँ। नेट ही तो कर रहा है। यार नेट तो सही आ रहा है यार, बिल्कुल। लगता है आप लोगों की साइड कमी है फिर इंटरनेट। अब मुझे ये तो बता दो, कोई एक जना साउंड क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? ठीक है ठीक है सर। तो अब आप अपने अपने माइक ऑफ कर लो। जिसे कुछ पूछना हो वही अनम्यूट करे ओनली। और ये एंड्रॉयड वाले भैया है ना, मैंने सुन लिया है, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। बस आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है सर। है ना? तो ये ओपन सोर्स का एक बार इनको बता दूं। ये भैया ओपन सोर्स के द्वारा से कह रहे हैं। देखो अपने पास दो तरह के सिस्टम। भाई यार माइक ऑफ कर लो ना। मैं ही करूँगा फिर जब भी सही रहेगा। अब सही है ना? सारों ने ऑफ कर दिया। हाँ तो देखो, हमारे पास दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होते हैं ओपन सोर्स, एक होते हैं क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स को मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि क्लोज सोर्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग ओपन सोर्स अपने आप समझ जाएंगे।
क्लोज्ड सोर्स वह सिस्टम होते हैं जिनमें कंपनी डेवलपर्स को हायर करती है और वो कहती है कि यूज़र को ऐसी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सिस्टम डिजाइन करो। इसमें यूज़र को कुछ नहीं करना, यूज़र को कोडिंग से नहीं मतलब है, यूज़र को उसका वर्क मिलेगा, उसे क्या करना है, ओनली पे करना है कंपनी को। उसे नहीं मतलब कि उसने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके अपनी सिस्टम बनाया है, कंपनी ने सी बनाया है, सी शार्प बनाया है, सी प्लस प्लस लगाया, पाइथन, PHP कोड, जावा, क्या कुछ किया है, उसे नहीं मतलब, उसे उसका वर्क मिलेगा टाइम पर। जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी कमियां होंगी, बग्स वगैरह होंगे, पैच वगैरह जितने भी होंगे, वो सब कंपनी की जिम्मेदारी होगी। वो होते हैं क्लोज्ड सोर्स सिस्टम्स, यानी सारा का सारा काम कंपनी के डेवलपर्स पर डिपेंड रहेगा, यूजर्स पर कुछ नहीं है। विंडो हो या कुछ हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर भी होते हैं ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, ये सब काम जो है कंपनी करेगी, सब काम कंपनी डेवलपर हायर करेगी, वही डेवलपर का एग्ज़ाम लेगी, वही क्रिएट करेगी, जितना होगा सब कुछ वही करेगी। ठीक है सर, क्लोज सोर्स क्लियर हो गया। ओपन सोर्स इसका रिवर्स है, यानी इसका उल्टा है। ओपन सोर्स में क्या होता है, यानी फ्रीली होते हैं, आप इनको फ्रीली डाउनलोड करके अपनी चीज़ें देख सकते हो। फ्रीली का मतलब ये है, देखो इसमें फ्रीली तो आप कर ही रहे हो, साथ में ये ओपन सोर्स है, अपने मन के मुताबिक कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे आप लिनक्स चला रहे हो, तो अपने, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो अपनी प्रोग्रामिंग को लगा के अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड डेवलप कर सकते हो। जैसे किसी यूज़र, कोई यूज़र ही होगा जैसे स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ी होगी, कोई डेवलपर ही था, उसे प्रोग्रामिंग की नॉलेज थी, तो उन्होंने एन मैप को इन्वेंट किया, एन मैप को बनाया। ये वेबसाइट इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है, जो कि पोर्ट्स ओपन है या पोर्ट्स डाउन है या क्या है उनके बारे में जानकारी देगा। कोई ऐसे ही आए थे, उन्होंने पिंग और एच पिंग को डिज़ाइन किया था, तो है ना, ये ओपन सोर्स में ही जाके डिज़ाइन हुए थे, उनको नॉलेज है। आप देख करिए ना करिए, आपकी मर्जी है। एक और बात, अगर आपको कोडिंग आती है और आप अपनी कोडिंग की हेल्प से कुछ भी चीज़ बनाते हो और मार्केट में ले जाना चाहते हो, तो आपको उस चीज़ के लिए वो ओपन ले जानी पड़ेगी, यानी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। आप कोई भी चीज़ पैसे से नहीं बेच सकते जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। समझे सर, यही यही चीज़ है ओनली, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स को जो डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है आपस में। ये देख लिया हमने। एक और चीज़ देखते हैं इसमें, ओपन सोर्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, सेंटोस हो गया, मैक हो गया, पैरेट ओएस। क्लोज्ड सोर्स के जितनी भी विंडोज़ हैं वो सारी ओपन सोर्स क्लोज्ड सोर्स हैं। क्लोज सोर्स में और क्या, सॉफ्टवेयर ले लो, अवस्त हो गया, एंटीवायरस हो गया, वो भी तो क्लोज्ड सोर्स है। आप अपनी मर्जी से एंटीवायरस को उसमें अपनी मर्जी के फीचर ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, पहले से उसमें है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब जैसे मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, भाई ड्राइंग मत करो, ये ड्राइंग मत करो, यहाँ पे ड्राइंग को कौन छेड़ रहा है खामा खाम, ये डिसेबल करना ही पड़ेगा। मतलब ये ना, कुछ परमिशन दे दो ना इनको, तो अच्छा नहीं लगता है। सच में यार पागल ही हो तुम। बीच में डिस्टर्ब करवा दिया ड्राइंग करके। क्लोज सोर्स के एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, या कोई सॉफ्टवेयर हुआ, एंटीवायरस हो गया, ये एट्यूब कैचर यूज़ कर रहा हूँ, ये भी वर्ड, ये सारे क्या है, ये क्लोज सोर्स हैं, इनमें आप अपनी मर्जी के फीचर थोड़ी ऐड कर सकते हैं। जूम है, मैं जूम चला रहा हूँ, ये 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्या मैं लगा सकता हूँ इसमें कि 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट ना हो, 1 घंटे बाद हो? मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा, मुझे बनाने नहीं आता ऐसा कोड। मैं यूज़र हूँ ना, अगर मुझे बनाना आता तो मैं इसे यूज़ क्यों करता। ये क्लोज्ड सोर्स हैं, यानी जितनी भी रिक्वायरमेंट होंगी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी डेवलपर्स को हायर करेगी एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड को असेंबल करेगी एंड उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जो जो उनको नीड होगी वो देगी। विंडोज़ की नीड है विंडोज देगी, सिस्टम की नीड है सिस्टम देगी, सॉफ्टवेयर की नीड है सॉफ्टवेयर देगी, सब चीज़ देगी जो आपको चाहिए। ओपन सोर्स में सारा कुछ आपके निर्भर रहता है। ओपन सोर्स में ये फीचर भी आ गया है अब कि आपको कोई टूल लेना है, आपको नहीं नहीं आ रहा है या आपको अपडेट करना नहीं आ रहा, तो आप प्रीमियम सर्विस लेकर, अपडेट कंपनी देती है आपको, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप लो मत लो, बिना लिए भी वर्क कर जाता है। क्लोज सोर्स में बहुत से लोग कहेंगे कि हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज़ कर रहे हैं, हमने कभी पैसे नहीं दिए, फ्रीली यूज़ कर रहे हैं। वो ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं है, वो नल्ड है, करेक्ट है। इसलिए तो कभी कभी आपने देखा होगा विंडोज चली जाती है लोगों की, यही रीज़न है उसका।
समझे? अब बता दो, कोई मुझे अनम्यूट करता हूँ मैं सबको कि ये हुआ नहीं हुआ। भाई क्लियर हुआ ये? आपको नहीं था ये, किसका डाउट था ये कि ओपन सोर्स बता दो? भाई किसका डाउट था ओपन सोर्स बता दो? ये क्लियर हुआ उनको? सर ये डाउट मेरा भी था, आपने क्लियर कर दिया। ठीक है सर, ऐसे ही देखो आपने अभी देखो बहुत अच्छा किया, आप सबने माइक ऑफ करे, मैं सबको अच्छा मैं समझ आगे में से आया ज्वाइन किया हूँ। है ना? तो आप ऐसे ही अब दोबारा से माइक ऑफ कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं देखो, अब मैं सब समझ रहा हूँ, मुझको वो क्वेश्चन भी ध्यान है, एक भैया ने पूछा था कि एंड्रॉयड क्या होता है, ओपन सोर्स होता है या क्लोज सोर्स होता है? तो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, एंड्रॉयड के में डेप्थ में चल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो एंड्रॉयड में क्या है, चलो यहीं ले लेते हैं। मैं इसे ब्लैक कर दे रहा हूँ, इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ताकि ये हेडलाइन बन जाए। ये कौन आ रहा है बार बार? यहाँ से हम इसका साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा, 36 कर देते हैं, कलर कर देते हैं ब्लैक, अंडरलाइन। ठीक। ठीक है सर, अब एंड्रॉयड के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहला एंड्रॉयड में एक चीज़ हम देखेंगे कि एंड्रॉयड जो होता है वो क्या होता है। एंड्रॉयड जो होता है वो सर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसी के ऊपर आधारित होता है। यानी एंड्रॉयड क्या है, लिनक्स आर्किटेक्चर पर है। एंड्रॉयड लिनक्स प्लेटफॉर्म ही है सर, है ना? ये आप लोग भूलना मत, एंड्रॉयड को एंड्रॉयड नहीं है, एंड्रॉयड है ना वो लिनक्स का है। एंड्रॉयड क्या है, लिनक्स प्लेटफॉर्म है। ये कौन कॉल कर रहा है, ये नहीं क्लास लेने देंगे। हेलो, हाँ जी बताइए। बताइए बताइए। हेलो। हेलो, हाँ जी बताइए। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, ठीक है। एक स्टूडेंट का कॉल था, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट प्रॉब्लम है भाई आपका, एक बार नेट चेक कर लेना। एंड्रॉयड क्या है, लिनक्स प्लेटफॉर्म है। ये लाइन क्लियर हो गई? एंड सेकंड मैंने बताया लिनक्स क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, तो ये भी आपको पता चल गया।
ये ओपन सोर्स है। ठीक है सर, ये हो गया क्लियर आपको? ये कैसे? ठीक है सर, ये दोनों लाइन क्लियर हो गई ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? और एंड्रॉयड में मैं अभी, एंड्रॉयड किसका है वैसे आप बता सकते हो? हाँ जी, गूगल का, एंड्रॉइड तो गूगल का है। ठीक है जी, चलो इस पर भी जाते हैं डेप्थ में अभी। देखिए एंड्रॉयड गूगल का नहीं है, गूगल का अब है पर गूगल का नहीं था। एक इंसान हुआ करते थे हमारे एंडी रूबिन, एक उनके फ्रेंड थे रिच माइनर। ये इनके पास पैसे नहीं थे थोड़े तो देखो हकीकत में एंड्रॉयड इनका ही था, एंड्रॉयड इन्हीं ने ही बनाया था। जो इनका था ना वो था एंड्रॉयड INC। इनके पास पैसे नहीं थे तो 2003 में इन्होंने ये बनाया था। तो गूगल ने क्या किया, इसको पैसे देकर और ख़रीद लिया। कितने पैसे से ख़रीदा था वो भी बताएंगे, पर वो अभी गूगल ने डिस्कस नहीं किया है कितने रुपए। पर गूगल ने 2005 में एंड्रॉयड इससे ख़रीद लिया था, इसलिए जब से देख रहे हैं हम कि ये गूगल का प्रोडक्ट है एंड्रॉयड। और गूगल काफ़ी बड़ा है, इसने बहुत कुछ खरीद रखा है, यूट्यूब तक नहीं छोड़ा इसने। यूट्यूब तो अभी खरीदा है आप लोगों के सामने, है ना? तो एंड्रॉयड का देखो क्लियर हो गया ना। एंड्रॉयड लिनक्स प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स सिस्टम है। एंडी रूबिन रिचर्ड माइनर ने बनाया था ये 2003 में। 2005 में गूगल ने ये बाय कर लिया था। ठीक है सर, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ तक मेरे को आप लोग बताइए, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम सर यहाँ तक? सर अगर एंड्रॉइड एंड्रॉइड ओपन सोर्स है तो उस पे तो हम खुद से अगर कुछ डेवलप करना चाहें तो एंड्रॉइड पे तो हम नहीं कर सकते। लाइक आपने ओपन सोर्स पे हम खुद भी कोडिंग वगैरह के थ्रू कुछ भी कर सकते हाँ हैं, जी, हाँ जी, कर सकते हैं बट सर। उसके एंड्रॉइड में तो नहीं। सर देखिए, पहली बात तो ये एंड्रॉइड में है। तो नहीं एक्चुअली, बट हाँ जी, आप बोलिए, चलिए आप बोलिए पहले। एंड्रॉइड में एक्चुअली हम लोग जब तक डेवलपमेंट ऐसा करने से नहीं कर सकते, यानी अगर इसमें कोई बग्स वगैरह है तो कर सकते हैं। तो फिर मतलब ये मतलब हमारा डेवलपर ही जो करता है कंपनी का, वो डेवलपर ही ये सब करके देता है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। फिर भी ओपन सोर्स में कैसे? आप एंड्रॉयड में बग फिक्स कर सकते हो, पर आपको बग फिक्स करना आता होना चाहिए, आना होना चाहिए। समझ रहे हो ना? आप अपने एंड्रॉयड के लाइसेंसेस वगैरह देख सकते हो सेटिंग में जाकर, क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक और चीज़, आप लोगों ने एक वर्ड का यूज़ सुना होगा, रूट। सुना होगा सबने, रूट का तो हर एक नहीं सुना होगा, है ना? रूट का सुना है ना? तो रूट क्या होता है भाई? ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है ये? कौन अनवांटेड साउंड? यहाँ रोमांटिक पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ भी मतलब। इसमें रूट में क्या होता है, हाईली प्रिविलेज होते हैं, इसमें आपको सारी परमिशंस होती हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था परमिशंस कितनी होती हैं। परमिशंस होती हैं 3, R, X एंड W। याद है आप सबको? याद है, भूल सर गए? मैं तो आगे से ज्वाइन किया हूँ, नहीं मैं आगे से ज्वाइन नहीं कर कोई नहीं सर, आप देख लीजिए दोबारा, है ना? मैं दोबारा से बता रहा हूँ। हमारे पास 3 परमिशंस होती हैं, R, X एंड W। एंड रूट को हम क्या कहते हैं? रूट को हम विंडोज में कहते हैं एडमिन।
एडमिन कहो, एडमिनिस्ट्रेटर कहो, कुछ भी कहो। तो अगर आप एंड्रॉयड में अपनी कुछ चीज़ करना चाहते हो, आपको रूट यानी आपको परमिशंस की जरूरत पड़ेगी उसे परमिशन देने के लिए। वो परमिशन किसके पास है? वो परमिशन है कंपनी के पास। अगर आपको कुछ रूट कंपनी ने इसलिए आपको दिया है क्योंकि उनको पता है आपको एडिटिंग करना नहीं आता है। उनको पता है आपको कि बग क्लियर करना या जितनी भी कोड हैं वो असेंबल करना नहीं आता है। इसलिए इन्होंने आपको परमिशन नहीं दी है तीनों की तीनों, सिस्टम के कोड के साथ खिलवाड़ करने के लिए। क्योंकि आपको नहीं आता होगा पर आप फिर भी करोगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा ना, और वो आप ही का नुकसान करेगा। समझ रहे हो ना? कंपनी ने रूट की आपको परमिशन नहीं दी है तो वो आपके फायदे के लिए ही नहीं दी है, क्योंकि आप सिस्टम की फाइल्सों को छोड़ोगे और आपको सिस्टम की फाइल्स की नॉलेज नहीं है तो गलत हो जाएगा काम। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है, रूट करने चलते हैं, नहीं मानते, वो समझते हैं कि हम पता नहीं क्या है, रूट करेंगे ये करेंगे तो उनका सैमसंग का मोबाइल हुआ या वीवो का हुआ या नोकिया का हुआ, वो नोकिया का नोकिया ही रह जाता है, मोबाइल ऑन नहीं होता, उनका बूट लोडर है वो स्टक हो जाता है। जब से हम प्रेस मोबाइल को प्रेस करते हैं, मोबाइल को प्रेस करते हैं बटन को, पावर बटन को, और जब तक लोगो आता है, जब तक स्क्रीन ऑन नहीं हो जाती, वहां से लेकर और स्क्रीन ऑन तक सारी प्रोसेस बूट लोडर की होती है। ये बूट लोडर, कर्नल, आर्किटेक्चर, ये भी आगे पढ़ोगे आप क्या होते हैं। अभी तो बेसिक्स है। मैं रीड को मैं कहता हूँ, मेरा ऑन ही नहीं होता फोन। क्या कह रहे हो सर? मैं कर रहा था एक बार, मेरा फोन ऑन ही नहीं हुआ, फिर सॉफ्टवेयर चेंज कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही होते हैं सर तीनों। आप देखो ना, आप करो तो आप जब करो कि आपको नॉलेज हो सिस्टम के बारे में, कहीं से देखकर आप अपने आप को हार्म ना पहुंचाएं। जहाँ से देखते हैं वो कहते हैं करो रूट करो, उनका कुछ नहीं जाता है, जाएगा आपका ही, आपका 10-5 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। वो तो वीडियो बना के या कहीं से भी अपना निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हुआ। कभी कभी तो चिपसेट बर्न होके जल जाता है, जो ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, रूट वालों के लिए ज़्यादातर लोग पता है किस लिए करते हैं? या तो एप्सों को हैक करने के लिए करते हैं, या फिर अपनी रैम को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। यही दो रीजंस होते हैं, और उस पर वो ध्यान नहीं देते। रैम इंक्रीज कैसे हो जाएगा? कोई फिजिकल आर्किटेक्चर है, कोई फिजिकल चीज़ है उसके अंदर, वो इंक्रीज कैसे हो जाएगी? आप सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कैसे इंक्रीज कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना। अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो मेरे सिस्टम में 4 GB रैम थी, मैंने 12 GB क्यों डलवाई? मैं तो सॉफ्टवेयर लेके 50 GB तो कर लेता है ऐसे ही। समझ रहे हो ना? फिर जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं, गूगल गूगल के पास तो हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है, वो क्यों सर्वर बनाता है? सॉफ्टवेयर ही खरीदे सीधे और हो जाए उसका काम। सॉफ्टवेयर से कभी हार्डवेयर के बारे में मत सोचो। वो एक तरीके से उसका यूज़ करता है, उसको पॉइंटिंग करता है, ये थोड़ी है कि उसको वो इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। दोनों मिलके ही हमें एक्शन देते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके ही हमें साउंड देते हैं। साउंड ड्राइवर एंड स्पीकर दोनों ही मिलके तो हमें म्यूजिक देते हैं। अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो दोनों दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ये नहीं है कि अकेला ही एक ओनली एक सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को बढ़ा देंगे या हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को, दोनों ही जरूरी हैं। और सिस्टम मैंने आपको बताया था, सिस्टम पहले ही, कि सिस्टम देखो इन चीज़ों से बनता है, तो कोई एक अकेली चीज़ कहे कि इससे ये हो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इन 5 चीज़ों से बनता है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, लाइब्रेरी एंड प्रोसीजर। आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, ये सारी चीज़ छोड़ दी, सिस्टम तो बना ही नहीं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, अब डाउट डाउट ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज किसने किए थे कल? आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं दोबारा करा देता हूँ इनको। देखो, सबसे पहला कंप्यूटर का एडवांटेज होता है, कंप्यूटर है बहुत अच्छा है, और उसकी कुछ कमियां भी हैं, उसके फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला का एफिशिएंट एंड वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटिंग, यानी वो छोटे से लेकर और बड़े से बड़े काम तक कर सकता है। सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन से लेकर हायर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व कर सकता है।
और एक्यूरेट होता है वो हमारे ह्यूमन की तरह। हम ह्यूमन क्या होते हैं, मिस्टेक हो जाती है हममें। अगर हमसे कोई कहे, मैंने कल बताया था, जैसे हमसे कोई कहता है 96 इंटू 36 करो, इंटू 52 करो, प्लस के 63 करो, डिवाइड बाय 98 करो, फिर प्लस करो 8 5, फिर मल्टीप्लाई करो 99 का। हम कर देंगे ये, हम में गलतियां हो जाएंगी, इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। कभी बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो कभी किसी का लगाएंगे, फिर भी ये बहुत से ऐसे चांसेस होते हैं जो हम नहीं कर पाते। ये क्या एक्यूरेट आंसर दे रहा है और इतनी फास्ट। एंटर दबाया, हम सोच ही नहीं सकते कि कम सेकंड्स में हुआ या कितने में हुआ है। इसलिए मैंने आपको बताया था ये काम कब होता है, कितने में होता है। 1 सेकंड के भी 1000 में, इससे में नहीं, इससे भी एक आगे। यहाँ से तो स्टार्ट होता है कंप्यूटर में 10⁻⁻6। समझ रहे हो ना, ये होता है। इतनी एफिशिएंटली वर्क करता है ये। दूसरा है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या होता है, आप रिसोर्सेज वगैरह शेयर करते हो, मैं और आप हैं। ये कंप्यूटर में फैसिलिटी देता है नेटवर्क प्रोवाइड करने की। आजकल जितने भी कंप्यूटर हैं सब में इंटरनेट पहले से ही आ रहा है। बिना इंटरनेट के कोई कंप्यूटर है? कंप्यूटर तो छोड़ो, मोबाइल भी नहीं आ रहा अब तो कोई बिना नेट के। हर एक में नेट चलता है। अब तो आजकल कीपैड फोनों में भी नेट चलने लग गया है। जियो के फ़ोन देख लो, और उससे पहले आते थे नोकिया के 2700 क्लासिक, उनमें भी नेट चलता था। ये फीचर हो गया ना कंप्यूटर का, ये रिसोर्सेज शेयर करने की फैसिलिटी दे रहा है हमें। डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, मैं और आप डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ये डेटा एक्सचेंज क्या हो गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो स्क्रीन को, एक्सचेंज ही तो हो रहे हैं स्क्रीन, नेटवर्क के थ्रू ही हो रहे हैं ना। ये फीचर है हमारा। तीसरा होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या है कि एक यूज़र होता है, वो दूसरे यूज़र की चीज़ें नहीं देख सकता है। यानी यूज़र कैन नॉट सी अदर यूज़र्स, एक यूज़र दूसरे यूज़र को नहीं देख सकता। मैं देख सकता हूँ इसे क्योंकि मैं एडमिन हूँ। जैसे मैंने देख लिया कि मेरे में इतने यूज़र हैं, अब मैं लॉक करके जाऊँगा जब भी तो निकलूँगा यहाँ से बाहर, उसके बाद देख लूँगा, पर मैं साइन इन करूँगा तो पासवर्ड मांगेगा। यानी इनकी सिक्योरिटी भी डिज़ाइन करी गई है कि पासवर्ड मांगेगा या कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देता है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्या हो गया तो ये, यानी सिक्योरिटी का फीचर वो हमें दे रहा है। काफ़ी सिक्योरिटी क्या दे रहा है। सेकंड होता है ड्यू, भाई 10 मिनट रह गए हैं ना, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो कनेक्ट कर लेना। फोर्थ होता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ डेटा। हम छोटे से छोटे दिन से मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अपना डेटा रख सकते हैं। 5-5 सालों तक हमारा डेटा रखा रहता है। क्या वो बिगड़ जाता है? हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हम बिना कंप्यूटर की बात करें, कोई कागज़ रखा है, वो क्या होता है, उस पर धूल लग जाती है, जम जाता है, ये हो जाता है। कभी ये देखिए कंप्यूटर में कोई चीज़ रखी रखी बेकार हो गई हो, देखिए किसी ने नहीं कि जंग लग गई हो उसमें, जाले लग नहीं गए हो सर, उसमें, जाले, काई लग गई हो। नहीं नहीं होता ना। हाँ, इन ये केस होता है कि करप्ट हो गई हो आपकी नहीं फाइल, होता। करप्ट हो गई हो, ये होता है। करप्ट के भी केसेस होते हैं, वो क्यों करप्ट हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी कमी होती है। उसमें आप पूरी कंप्लीटली फाइल एक जगह नहीं रखते हो, उसके कुछ पैकेजेस रह जाते हैं, वो एक जगह रह जाते हैं और फाइल एक जगह, इस वजह से वो करप्ट होती है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ डेटा देख लिया। तीसरा होता है ईजी ऑफ हैंडलिंग डेटा, ये ईजी ही ले लेना इसे, यानी आप डेटा को ईजीली हैंडल कर सकते हो, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था उस दिन, डेटा मैनिपुलेट मतलब क्या है, यानी डेटा को एक ऐसे वे में ऑर्गेनाइज करना कि यूज़र के लिए रीड एंड राइट करना बिल्कुल ईजी हो जाए। डिक्शनरी है, डिक्शनरी में अगर मैं ए का वर्ड जेड पे रख दूं, जेड का वर्ड वाई पे रख दूं, एस का वर्ड पी पे रख दूं और पी का एक्स पे रख दूं, कोई कोई मीनिंग सर्च करे कि क्या होता है, उसे वो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो हमने क्या नहीं किया, सर। डिक्शनरी को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा, यानी डिक्शनरी को एक ऐसे वे में रखा कि यूज़र को काफ़ी आसानी हो। अब यूज़र को क्या है, उसे कोई मीनिंग चाहिए तो वो जाए, उसे एप्पल की मीनिंग देखनी है तो उसे पता है कि वो ए पर जाएगा तो उसे एप्पल मिल जाएगा, वो वाई पे थोड़ी जाएगा एप्पल ढूंढने के लिए। तो ये क्या हो गया, हमने ये सिस्टम से डिजाइन किए हैं
यानी यूज़र को आसानी हो कोई भी चीज़ करने के लिए। हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, आप कोई भी डेटा को लगा सकते हो, देखो नेम के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, साइज के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, आइटम टाइप के अकॉर्डिंग लगाते हो, डेट के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। और तो और अगर आप और आगे जाओगे तो यहाँ देखो, आप 32 तरीके से ज़्यादा की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। 32, देखिए यहाँ पर है इतना, यहाँ पे देखो और बढ़ गया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, अभी और आ जाएगा, देखो मोर पे जाके देखो ये कितना हो गया, देख रहे हो। इतने तरीके की फैसिलिटी दे रहा है, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना वो सारी इसमें भर रखी है, आपको पढ़ने में आसानी हो। आप चाहते हो मुझे बड़ा माल ऊपर दिखाई दे, छोटा माल नीचे दिखाई दे, तो ऐसा ही होगा। आप चाहते हो मैंने जो फाइल आज क्रिएट की है वो ऊपर दिखाई दे, जो नीचे सबसे लास्ट क्रिएट की वो सबसे नीचे दिखाई दे, ऐसा भी होगा। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। मैंने क्या कर रखा है, मैंने साइज़ के हिसाब से कर रखा है डिसेंडिंग में, तो आप देख रहे होंगे 45 का ऊपर है, 16 का नीचे है, ये उनसे भी बड़े बड़े हैं, ये है ना सर। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सारी चीज़ें ना वो प्री इंस्टॉल्ड हैं इसमें। मैनेजमेंट मैग्निफिशिएंट एजुकेशनल टूल, आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में ये भी फैसिलिटी देता है कि अपने मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हम टूल इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ये मैनेजमेंट का ही तो टूल है, एजुकेशनल ही तो है, लर्नर्स एंड डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल है। आप काफ़ी चीज़ें लगा सकते हो, ये जूम है, ये एजुकेशनल ही तो हो गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इंस्टॉल कर सकते हो आप इसमें। ये फैसिलिटी दे रहा है इतनी सारी चीज़ें, तो ये एडवांटेज हैं कंप्यूटर के। अब उसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ। डिपेंडेंट ऑन यूजर, यानी वो यूजर पर डिपेंड रहता है सर। यूजर इंस्ट्रक्शन देगा जब वो फॉलो करेगा, अपने आप कोई काम नहीं करेगा। कैन नॉट वर्क इट सेल्फ, ठीक है सर, कैन नॉट वर्क इट सेल्फ। कैन नॉट करेक्ट द एरर्स, वो एरर्स को अपने आप ठीक नहीं करता है, आपने देखे होंगे। हम करते हैं एरर्स को ठीक, जैसे दिख गया, देखो आपने देखा होगा ये नीचे लिखा आ रहा है, ब्लू ब्लू सी लाइन आ रही है ये यूजर के नीचे, अपने आप ठीक किया इसने, नहीं किया, अब ये मुझे करना पड़ेगा। अब हुआ है बताओ, कोई एरर नहीं था फिर भी उसे लगा एरर है, अपने आप ठीक नहीं करता, छोटे से विद की स्पेलिंग में मिस्टेक है, नहीं है, फिर भी देखो। स्पेस भी है ना, ये स्पेस की वजह से होता है। जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना तो हम वहाँ देखेंगे स्पेस जो है ना, स्पेस भी साइज को रिजर्व करता है, यानी स्पेस भी एक साइज लेता है, स्पेस की भी एक वैल्यू होती है। ये स्पेस ये है ना, ये इसकी भी एक वैल्यू है। हर एक वर्ड, हर एक जो बटन है या हर एक जो वर्ड है, नंबर है, कीबोर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सबकी कोई ना कोई स्पेस, कोई ना कोई साइज होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई साइज होता है। ये भी आगे देखेंगे किसका कितना साइज होता है। जैसे प्रोग्रामिंग में कभी हम पढ़ते हैं कि इंटीजर जो होते हैं उनके 4 बाइट होते हैं, अगर आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा तो किसी में 2 बाइट हो जाएगा, किसी में 8 बाइट हो जाएगा, 16 बाइट तक चले जाते हैं, डबल होता है, फ्लोट होता है, इंटीजर होते हैं, काफ़ी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं। कांस्टेंट यानी ऐसे वर्ड, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग कभी चेंज ना हो। पाई की वैल्यू होती है 22/7, नहीं नहीं, हाँ यही होती है 22/7, ये कभी चेंज होती है, नहीं होती ना। फरवरी में 28, क्या कह रहे हो, नहीं होती ना। तो ये यही है, यही है। तो इनमें ऐसी चीज़ होती हैं, जैसे देखो मैं, मुझे कोई चीज़ कांस्टेंट रखनी है, मैंने ऊपर ऊपर डिसाइड कर दिया, जैसे मैं चाहता हूँ A=4 है, यहाँ पे मैं कांस्टेंट कीवर्ड लगाकर यूज़ कर दूंगा, तो ए है वो पूरी में 4 ही रहेगा, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ये मैंने ऑर्डर दे दिया कि ये कांस्टेंट है, इसे कोई बदलेगा नहीं। तीसरा आ गया कैन नॉट इंटरेक्ट विद द यूज़र, इसमें क्या होता है, यानी यूज़र की चीज़ें वो नहीं सोच सकता है कि उसे क्या चाहिए। यूज़र इंस्ट्रक्शन देगा जब वो सोचेगा हाँ मैं ऐसे काम करूँ, यूज़र के बिना करे वो सोच नहीं सकता कि मुझे क्या करना है। आजकल काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गई है, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हो गया है हमारा सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा कि आप यूट्यूब पर कोई मूवी देखते हो, उसे आप लाइक करते हो और 2-3 मूवी और सर्च करते हो,
तो आप यूट्यूब को क्लोज कर दोगे, आपने कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फिर भी आप यूट्यूब को जब खोलोगे तो आपको होम पेज पर मूवीज़ ही मूवीज़ दिखाई देंगी। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जी है। सर। यानी जो चीज़ आपको पसंद है वो शो हो रही है। आपके यूट्यूब को पता चल गया कि आपको ये चीज़ पसंद है। आप गूगल पर जाइए, डेली कोई खाने की चीज़ सर्च कीजिए, चौथे दिन आपको गूगल नोटिफाई करेगा कि ये खाने की चीज़ नई आ गई है। आप खाने में ज़ोमैटो ऐप डालिए मोबाइल में, एक दिन खाना मंगाइए, दूसरे दिन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ये चीज़ भी मार्केट में अवेलेबल है, इतने % डिस्काउंट लीजिए। उससे पता चल गया ना, ये आपके लिए है और आप इसे ज़रूर लोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है सर ये। यानी उनको पता लग जाता है थोड़ा, पूरा कंप्लीटली नहीं, पर थोड़ा बहुत वो लगा लेते हैं कि हाँ यूज़र का फेवरेट ये है। रीजनिंग में क्या होता है सर? मेंटल कैपेबिलिटीज नहीं होती इसमें। कंप्यूटर सोच नहीं सकता, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कोई काम बड़ा है कोई काम छोटा है, इसे देंगे वो कर देगा। ये नहीं देखो कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। अब जैसे मैंने इसे दिया जी। कि ये वर्ड इसे कॉपी करना है, मैंने इसे दिया ये वर्ड इसे कॉपी करना है, मैंने दबाया कंट्रोल C और इसे यहाँ पेस्ट करना है। उसने सोचा कि ये बड़ा वर्ड है या छोटा है, उसने पेस्ट कर दिया। जी। ठीक है ना सर? ये देखो यहाँ से ये इतना हो गया, अब यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम भैया? नहीं सर। और सोच लो भैया किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये भाई ये माइक माइक किसका ऑन है? माइक किसका ऑन है? ये ऑफ करो। पता नहीं। बहुत बहुत एडवांटेज है। भाई 1 मिनट रह गई है ना, आप कनेक्ट कर लेना दोबारा। जी सर, यहाँ पे ऐसे कोई यहाँ तक तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। है ना? देखो आप लोगों को वैसे पता चल गया कि डिस्कनेक्ट होगा तो 40 मिनट बाद ही होगा, तो आप अपने आप कर लेते हो, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कनेक्ट कर लेना। ठीक है सर। अब देखो इसके बाद ये ना काफ़ी हिस्ट्रिकल चीज़ हो गई। अब हम थोड़ा ये देखते हैं, तो ये देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसको हम अभी छोड़ते हैं। इस चलो छोड़ते नहीं, अभी कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सी चीज़ हो गई। भाई यार ये साउंड को, क्या इंसान हो यार ये। है ना सर। चलो 1 मिनट होने, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। साउंड आ रही है भैया? जी सर जी आ रही। ठीक है, और ये मैं इन लोगों को रिमूव कर दूंगा। मैं कहता हूँ आपकी तरफ से अगर आवाज़ आए तो यार म्यूट कर दिया करो, ये वीडियो बिगाड़ देते हैं। कोई रिकॉर्डेड मांगे तो उसके में ये क्या आएंगे? ठीक है सर, अगर मेरी तरफ से साउंड आए तो मुझे बता दीजिए तो मैं। नहीं देखो आपकी तरफ से नहीं जी आया, अब मुझे ये नहीं पता किसकी तरफ से आ रहा था, आपने भी सुना होगा सबने। अभी कितनी तेज साउंड बहुत आ ही रहा था। एडवांटेज। भाई देखो आपका ही फायदा है, दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है। आप म्यूट करके रखो, जब आपको परेशानी हो तो आप बोलो। मैं भाग थोड़ी रहा हूँ या ये वो मैं बता नहीं रहा हूँ।
अब देखो 8 ही जो नहीं आए हैं, पता नहीं क्या है। मैं काउंट करता रहूँगा अब कौन आ रहा है कौन नहीं। ग्रुप पे मैसेज करते हैं कि डिस्कनेक्ट हो गया, पता थोड़ी है। भाई 2 मिनट वेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी का भी, है ना। हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ सर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो सिक्योरिटी में? क्या कह रहे हो? एआई की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होती ना सिक्योरिटी में? वो बार बार ऐड नहीं वगैरह। नहीं नहीं सर, नहीं। देखिए सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर ये देखो, वैसे ये एडवांटेज ही है, पर हर एक चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज ही है। हमें जो पसंद है गूगल हमें वही शो करता है, तो गूगल को पता चल गया हमें क्या पसंद है। पर ये इसमें सिक्योरिटी ब्रीचिंग का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। बहुत से लोग कहते हैं अरे यार मैं बताना नहीं चाहता मुझे क्या पसंद है, तो आपने सर्च ही क्यों किया फिर गूगल पर कि मुझे ये पसंद है। अगर देखो आपको ये है ना तो यानी क्या एनोनमसली एनोनमसली सर्च करो, आप नहीं चाहते किसी को बताना। इनकोग्निटो मोड में जाइए आप, बिल्कुल यूट्यूब चलाइए, यूट्यूब को पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हो आप। इनकोग्निटो मोड में जाइए, यहाँ जाके आप करिए यूट्यूब करना ये करना है, लॉग आउट कर दीजिए। दिक्कत क्या है? बच गया। अगर ज़्यादा किसी को वो है कि मैं किसी को शेयर में गूगल को भी नहीं बताना चाहता, तो आपकी इससे क्या होता है, हिस्ट्री और कैच फाइल दोनों सेव नहीं होंगी। ये कुकीज का है क्या सर? क्या कह रहे हो? कुकीज की वजह से होता है क्या ये सब? हाँ जी, हाँ जी। आप अगर यूट्यूब अकाउंट देखो, कुकीज़ भी होता है, पर आप जिस अकाउंट से सर्च कर रहे हो ना उस अकाउंट में भी तो आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है। आपके पास 5 यूट्यूब अकाउंट हैं। एक पे आपने सर्च कर रखा है खाने के बारे में, दूसरे पे सर्च कर रखा है खेलने के बारे में, तीसरे पे सर्च कर रखा है जैसे न्यूज़ वगैरह होती हैं, चौथे पे मूवीज़ के बारे में, पाँचवें में म्यूज़िक के बारे में। आप 1 महीने बाद भी देखोगे तो पाँचों पर उन्हीं 5 जैसी चीज़ मिलेंगी। आपने उसी अकाउंट से उसी के टाइप का सर्च किया। यूट्यूब में आजकल इनकोग्निटो मोड का फीचर आ गया है, आप बिना अकाउंट साइन इन किए भी चीज़ें देख सकते हो। आपकी अगर मर्जी है कुछ आपको एनोनमसली देखना है, आप नहीं चाहते कोई कुकी सेव करवाना, या नहीं चाहते कि बाद में किसी को पता चले मैंने क्या सर्च किया या मैं क्या देखता हूँ क्या नहीं, तो आप इनकोग्निटो का मोड यूज करिए। और अगर आपको देखो और सिक्योरिटी में जाना है तो आप अपना नेटवर्क क्रिएट कीजिए अपना अलग। आप खुद के अपने होस्ट होंगे, खुद के क्लाइंट होंगे, दिक्कत ही नहीं है कोई। प्रॉक्सी सर्वर्स वगैरह लगाइए, प्रॉक्सी चेन लगाइए। एक और होता है सर हाई सिक्योरिटी में, ओनियन राउटिंग। उसमें क्या होता है, जैसे आपने प्याज प्याज देखी होगी, ओनियन प्याज है ना, प्याज में कितनी लेयर्स होती हैं, ऊपर करीब 8-9 लेयर्स होती हैं। उन 8-9 लेयर्स के बीच में जब जाके एक अंदर छोटा सा सफ़ेद सा निकलता है, ओनियन में देखा होगा आप सबने। वही चीज़ होती है सिक्योरिटी में भी। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर और नीचे 7 या 8 आईपी ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी 7 आईपीज़ ऊपर 7 आईपीज़ नीचे। कभी कोई किस देश का है कोई किस देश का, तो आप बिल्कुल एनोनमसली छुप जाओगे। आपने क्या सर्च किया, बहुत ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओनियन राउटिंग क्रैक नहीं हो पाती इजीली। बहुत से लोग ओनियन भी करते हैं, साथ में प्रॉक्सी चेंज भी लगाते हैं, वीपीएन भी लगाते हैं, तीनों तीनों ये चीज़ एक साथ, तो उनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक गूगल जैसी चीज़ भी उनको ट्रेस नहीं कर पाती है। हो तो जाता है पर काफ़ी टाइम लगता है, करीब 1-2 साल मान लो या उससे भी ज़्यादा। या सामने वाला इंटेलिजेंट हो उनसे, उसे हमारी हर चाल का पता हो क्या करता है। समझ रहे हो ना सिद्धार्थ भैया? हेलो।
हाँ आवाज आ रही है ना? समझ रहे हो ना जो बताया, समझ गए ना? ठीक है सर। देखो अभी 3 लोग नहीं आए हैं ना। अब ये 3 लोगों को अगर आपका नाम याद हो आप लोगों को कि क्या क्या नाम थे, तो उन तीनों को रिमूव कर देंगे क्लास के बाद। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। देखो बता के करो तो ठीक है। पर अभी देखो यार, 25 लोग हैं ग्रुप में और ओनली 12 कनेक्ट हैं, तो बाद बाकियों को क्यों ऐड किया हुआ है फिर? आदित्य में आदित्य श्री चैतन्य और सिद्धार्थ डिवाइस पे। कोई नहीं सर, कोई नहीं। ये गैलेक्सी J7 प्राइम आपका ही है ना? वो गत में हुई और एक ही डिवाइस पे ज्वाइन हुए हम ऐसा हो। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। फिर स्टार्ट ही करो, इनका पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे ये, अभी तक तो नहीं है, तो नहीं है है ना? मेरे को। देखो ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, जैसे कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है एप्लीकेशंस का, आप मतलब समझ रहे होंगे कि किसी भी चीज़ की एप्लीकेशंस हों। जैसे एंटीवायरस की एप्लीकेशंस मांगे तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या करता है वो, है ना? तो ऐसे ही कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या है क्या नहीं, तो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। इनको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आपको अपने आप नाम से ही पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा, मैं थोड़ा इसे न्यू टैब पे ले लेता हूँ। है ना सर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं ये। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं और नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, प्रोफेशनल तरीके से लगे फिर। वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट, और कहाँ कहाँ यूज़ होता है सर कंप्यूटर? ऑडियो वगैरह में यूज़ करते हैं हम। ऑडियो यूज़ करते हैं ना, साउंड वगैरह म्यूज़िक सुनते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में करते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं सर? मेडिसिन विभाग में करते हैं। मैथमेटिकल में भी यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर आपने देखा होगा। क्या बोला था सर आपने? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं भी कुछ, आजकल कंप्यूटर का यूज़ हर जगह हो रहा है। बैंक में ले लो, ट्रेवल में ले लो, एजुकेशन में ले लो, डिफेंस में ले लो, टेली कम्युनिकेशन। और सर ई लर्निंग ले लो, जैसे ई लर्निंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऑनलाइन लर्निंग। और एग्जामिनेशन में भी आजकल ऑनलाइन हो जाते हैं। अभी लॉकडाउन में देख रहे होंगे आप, बहुत लोगों के हो गए होंगे। नहीं तो आप देने जाते हो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, तो वो नेट के थ्रू ही तो होते हैं, सर्वर्स वगैरह के थ्रू। आईपी मिलता है आपको, पासवर्ड मिलते हैं। बिजनेस में ले लो, काफ़ी जगह है, काफ़ी जगह। हर जगह ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ ना हो। एग्जाम्पल कम पड़ जाएंगे।
समझ गए ना? तो इसलिए अब देखो, इनको इनको एक्सप्लेन करना है क्या जी मुझे, जो सर। मैंने लिखे हैं? आप सारी चीज़ें पहले से जानते हो मेरे ख्याल से, तो ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप कहो तो मैं कर दूंगा। जी सर। ज़रूरत है सर एक्सप्लेन करने की? नहीं सर, ये सब तो ऑलरेडी जानते मैंने हो ही सर आप, सुनी है, ये सब तो ऑब्वियस ही है। है ना? आप लोग जानते हो कि देखो ये है, ये है, ये है, सारी चीज़ें आप, और इतने आप इंटेलिजेंट हो भाई पहले से। तो आप लोगों ने, हमने ये देखा, ये थोड़ा एरर दे रहा है हमको, चलो इसे ठीक करते हैं। ये किन्हीं किन्हीं वर्डों को पहचान नहीं पाता है, तो इसलिए ये उनको एरर मानता है। इसे भी फिक्स करना बताएंगे, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, तो हम इसे अभी रहने देते हैं। ये लिख लिया था ना एंड्रॉयड का, एंडी रूबिन एनरिच माइनर एंड्रॉयड 2003। इसे क्या है, देखो बेसिक में क्या है, हमको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हो जाती है। अब कोई कैसी भी चीज़ हो, हम एकदम जानकारी ले लेते हैं कि हाँ भाई, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे होगा। अब एंड्रॉयड के बारे में हमको पता चल गया, वरना हमें पहले पता था कि गूगल का होता है ये है वो है। तो इसलिए स्टेप्स टू स्टेप्स छोड़ो बिल्कुल। अब ये देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर हम आते हैं तो हमारे पास 5 जनरेशन है, पर हम 6 लेते हैं, पर छठवीं वैसे नहीं, हम उसको जीरो मानते हैं, जहाँ से कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए थे, जिस दशक से या जिस ईयर से कह सकते हो आप। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। मैं इसे नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ ना सर, इससे आसानी हो जाएगी। ठीक है सर, ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ तक 18 डाल देते हैं, इसे हटा देते हैं, बोल्ड को रहने देते हैं, इसे कर देते हैं ब्लैक। ठीक है सर। सबसे पहले जनरेशन सर हमारी ये थी। ये जनरेशन में मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब हमारे कंप्यूटर बनना स्टार्ट ही हुए थे, ये तब का है। फिर है सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है सर। ये आप बना सकते हो अपनी, जहाँ जैसे आपको देखो इजी समझ में आता है वैसे आप बना सकते हो। मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिया क्योंकि अलग अलग मैं कलर के करूँगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, मिक्सचर नहीं होंगे, आपको कीवर्ड अलग दिखेंगे और जो डेफिनेशंस हैं वो अलग दिखेंगे। ये 1800 से स्टार्ट हुए थे, 1800 दशक से स्टार्ट हुए थे, और ये हमारे चले थे 1940 तक। जो हमारे फर्स्ट, एक और चीज़ है सर, जैसे आप कई बुकों में अलग रहता है, कहीं विकिपीडिया पर अलग, या जहाँ देखो वहाँ अलग, तो इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। मैच खा भी सकता है, 1-2 ईयर इधर से उधर हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल या परसों जो क्लास लगी थी, आजकल हमारे पास फीचर है, कोई भी चीज़ हुई वो इंटरनेट पर अपलोड हो जाती है, तो वो चीज़ फिक्स हो जाती है उस दिन के हिसाब से। पहले इतना इंटरनेट नहीं था या इतनी चीज़ें नहीं थी जो चीज़ एक्यूरेटली मालूम हो हमें, इतना कंप्यूटर का क्रेज़ भी नहीं था। तो इसलिए जो पहले की चीज़ें होती हैं ना, उनमें थोड़ा इधर से उधर पड़ जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
फर्स्ट जनरेशन हमारी सर आई थी, वही थी 1946 से। ये कलर ग्रीन करना है इसे। 1940 कलर हो जा ग्रीन। 1946 से आया था सर, एंड 1957 तक जो हमारा थर्ड था, फर्स्ट सॉरी। इसके बाद हम आते हैं सेकंड जनरेशन पर। सेकंड जनरेशन था हमारा सर 1958 से लेकर 1958 से लेकर 1964 तक, 1964। 1965, ये ब्लैक किया, हमें बार बार ग्रीन करना पड़ रहा है। 1965 से 1971 तक, ऐसे ही यहाँ पर आते हैं हम फोर्थ में, फिर से ग्रीन करेंगे इसे। 1971 से लेकर और सर आज तक जो हम करेंटली चल रहे हैं ना, टिल टिल लिख दे रहा हूँ। टिल का मतलब आप लोग जानते होंगे, ऐसे ही यहाँ से टिल लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट डेट, यानी आज तक ये चलते हैं। इनमें एक सीरीज में ले दे रहा हूँ, ये देखें हमें कि हाँ एक में है, इसे भी थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले से। इसे भी और इधर कर दे रहे हैं, इसे भी और इधर, ऐसे ही इसे एंड ऐसे ही इसे। ठीक है सर, इसे भी प्रेजेंट डेट को मैं ग्रीन में ले दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है, जो हमारा फर्स्ट यानी ज़रूरत वाला था ना, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड पर चलता था। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1837 में। पंच कार्ड के ऑपरेशन हुआ करते थे उसमें, तो ये उसी ज़माने का है। आपने देखा है 1800 यहाँ तक वही लिखा है मैंने। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल पंच कार्ड, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड के वर्क ये यूज होते थे उसमें वर्किंग के लिए। अब सिस्टम बन गया सर हमारा, अब एकदम अच्छा है काफ़ी। ये भी हम इसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, काफ़ी इजी लगेगा हमारा, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसे सर हम ऐसे करेंगे। इसमें सर वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, यानी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे। मैंने NEF का बताया था, ENIAC 1946, उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे अप्रोक्स में। 1800 की स्क्वायर फीट का था और करीब 50 टन वजन था उसमें। बताया था आपने, NEF वाला देखा होगा, फर्स्ट वीडियो ही थी मेरी। देखा है सर, भूल गए? ये हमारा जानना जरूरी है, कब कौन से कंप्यूटर आए, उसमें क्या फैसिलिटीज़ थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद सर आया तो ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे हमारे सेकंड में। अब आजकल सर जो हमारे थर्ड जनरेशन में है वो आते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, IC वगैरह हुए। IC थोड़ा अलग होता है। एंड फोर्थ तो आप सबको पता ही होगा, माइक्रो प्रोसेसर, जो आजकल डेट में यूज़ हो रहे हैं काफ़ी। और फिफ्थ कोई गाइड करेगा, फिफ्थ में क्या हो सकता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल बिल्कुल, यही है बिल्कुल।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है, ये अभी तक चल रहे हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर अभी तक तो चल रहे हैं। आप देखते हो i7 i5 i3 i4 ड्यूअल कोर चल तो रहे हैं सर। ये देख रहे हो आप प्रेजेंट डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रही है, डेटा साइंस चल रही है, पाइथन की जारविस वाला सिस्टम हो गया, जारविस काफ़ी हैं। तो कोई ये नहीं है, ये अभी तक चल रहे हैं और ये हमारे ये जा चुके हैं ऊपर के, इन्हें अब कोई लेता नहीं है। ये म्यूज़ियम वगैरह में भले मिल जाएंगे रखे हुए, पर नॉर्मल में नहीं मिलेंगे आपको, मुश्किल ही है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सर? ये देखो इतने में आ हाँ गया नहीं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक कंप्यूटर। मिनट सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। यस सर, अभी देखिए ये डेप्थ में और आएगा कि हर एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या एग्जाम्पल था, उनके हार्डवेयर फीचर क्या थे, उनके सॉफ्टवेयर फीचर क्या थे, और उनका एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल। अभी ओनली बेसिक्स है। मैंने क्या बताया था, मैं जीरो से एडवांस तक चलूंगा, यानी कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा आपको कि लगे यहाँ कंप्यूटर में कि हाँ ये चीज़ है, प्योर कंप्यूटर साइंस चलेगा। ठीक है सर। उसके बाद जनरेशन का मेरे ख्याल से सारा ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप एक एक एग्जाम्पल देखोगे, दो दो एग्जाम्पल देखोगे, उसके हार्डवेयर फीचर क्या थे, उसके सॉफ्टवेयर फीचर क्या थे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते थे, क्या क्या हमने किया, IBM का कौन सा वर्जन आया था, और हमारे जो नॉर्मल i7 i3 थे वो कब आना स्टार्ट हुए, ये सारी चीज़ें आएंगी अभी आगे। टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखिए बहुत होते हैं, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, बहुत सी अलग अलग वैरायटी के हिसाब से लगाते हैं, वर्किंग के हिसाब से सुपर कंप्यूटर, ये अलग अलग के हैं। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, अलग अलग वर्किंग के हिसाब से अलग अलग हैं, इन्हें भी हम देखेंगे आगे आकर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आएंगे, ये मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला जो है ना वहाँ कराऊंगा इसे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा पार्ट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट एंड थोड़े से कन्वर्जन, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टल में, नंबर सिस्टम भी इसमें हम ले लेंगे। और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेनली ये आएगा कि हमारे पास दो तरीके की लैंग्वेज होती हैं, मशीन वाली देखेंगे हम, असेंबली देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी, लो लेवल लैंग्वेज क्या थी, फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या थी। जो प्रोग्रामिंग से होंगे या जो थोड़ी मोड़ी प्रोग्रामिंग जानते होंगे यहाँ पर, वो जानते होंगे कि सी लैंग्वेज जो है वो मिडिल लैंग्वेज है। कोई जानता है यहाँ पर? जानते हो सर आप? C++ ही सर है हमारी, वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। साथ में ये ओप्स को भी सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके 7 फीचर होते हैं, 7 है ना। तो ये सब आप देखोगे, फिर आप प्रोग्राम की कोड भी करोगे। यहाँ पे वैसे कोई प्रोग्रामिंग है जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज हो थोड़ी बहुत? है सर कोई? हेलो सर, कोई है जिसे प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज हो थोड़ी बहुत? थोड़े है नहीं सर, सर। वो ये हो गया सर, वो लाइक क्या कह रहे हो सर? कोई मतलब थोड़ी थोड़ी मॉडल क्या क्या मालूम है मतलब? है, सिंटैक्स यूज करने का वो सर एक एक करके बोलिए, क्या बोल थोड़ा रहे मैं हो? बस मार गया था मालूम उसके बारे में। क्या बोल रहे हो, क्या? दोबारा से बोलो एक बार। सर सॉफ्टवेयर को एडिट करने में या कोई खामियां ढूंढनी चलो कोई नहीं कोई नहीं। हाँ तो देखो, आप ये भी प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे, आप प्रोग्रामिंग में ये सिंटैक्स और वगैरह वगैरह भी रहता है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सिंटेक्स रहते हैं, कब कर लिए ब्रैकेट लगेगा, कब कर लिए ब्रैकेट नहीं लगेगा, कब कोलन लगेगा, कब नहीं लगेगा, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज्ड ब्रैकेट, इसके बीच में आपका डेफिनेशन लिखी जाएगी। फिर हेडर फाइल्स डिफाइन करने पड़ेंगे आपको सी में, ये आप नीचे या ऊपर कहीं भी कर सकते हो। फिर आप कीवर्ड लोगे, किस टाइप का आप डेटा पास करोगे, वॉइड करोगे यानी नल करोगे, या आप इंटीजर करोगे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद है सर हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये टाइप्स ऑफ मेमोरी देखो हमारे पास दो मेमोरी होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैंने प्राइमरी मेरे मेमोरी में उस दिन एग्जांपल दिया था हार्ड डिस्क एंड एसडीडी। तो जो हमारा आजकल जैसे काफ़ी चीज़ें क्या है, हार्ड डिस्क है ना जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो हम प्राइमरी में कंसिस्ट करते हैं, पर एचडीडी अगर कंप्यूटर वाली हो या ये वाले हों तो उनको हम इसमें इनको इनमें लेते हैं सेकेंडरी में। जैसे अगर हमारा मोबाइल में आ गया तो इंटरनली आती है। मैंने मोबाइल में क्या बताया था कि मोबाइल में जो रोम होती है ना, मोबाइल में रोम को ही हम इंटरनल स्टोरेज कहते हैं। ये शायद आपने नोट किया होगा, कल मैंने कहा था। तो इसकी कैटेगरी में अगर हम जाएंगे ना तो एच डी डी होगा ना, इसमें एच डी डी का मतलब ये हुआ इसकी स्टोरेज, वो सर प्राइमरी होगी। और हम कंप्यूटर में आएंगे तो हमारी जो हार्ड डिस्क होगी वो सेकेंडरी होगी। इसमें एच डी डी आ गया, एस डी डी आ गया। हार्ड डिस्क में भी देखो काफ़ी टाइप के आते हैं, साटा आती है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। फ्लॉपी भी है ना सर? क्या सर? फ्लॉपी ड्राइव। हाँ जी, फ्लॉपी ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी है। तो हमारे पास दो मेमोरी होती हैं, प्राइमरी एंड पूरा ना सेकेंडरी। वो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अब देखो मेमोरी करा देता हूँ आपको, क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी और शायद आप लोग भी फ्री हो, कोई कुछ बिजी नहीं होगा मेरे ख्याल से। और जो लोग नई ऐड होते हैं उनको भी तो पता चले कि कितनी चीज़ें होती हैं। काफ़ी गहराई में जाएंगे सर, अब टेंशन मत लो आप बस। एक तो ये माइक ऑफ कर लिया करो अपने आप, और एक पेशेंस रखो और डेली पढ़ो। ये नहीं है कि घर पे रिवीजन ना करो और यहाँ कुछ हो, तो ये गलत बात है। हमारे पास दो तरीके की मेमोरी होती हैं। फर्स्ट होता है सर प्राइमरी, सेकंड होता है सेकेंडरी। ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तो? प्राइमरी मेमोरीज वो मेमोरी होती हैं जो कि सिस्टम को हेल्प करते हैं, यानी सिस्टम को बूट करने में, या मेनली वो ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड रहती हैं। कनेक्टेड रहती हैं तो ये देखो 10 मिनट रह गई है ना, कनेक्ट कर लेना अगर डिस्कनेक्ट गया तो। प्राइमरी मेमोरी वो होती है सिस्टम को लिए हेल्प करती हैं, यानी ऐसे क्या करेंगी हेल्प। रिम हो गया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है बूट करने में, हमारी फाइल्स को लेने में हेल्प करता है, स्मूथली में वर्क में हेल्प करता है। रोम हो गया सर, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेम रोम। ये क्या है सर? प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी, इनको आप कह सकते हो इट इज़ अ मेन मेमोरी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये क्या होते हैं? मेन मेमोरी होते हैं। मेन मेमोरी होते हैं सर ये। एग्जाम्पल में रेम हो गया, रोम हो गया, ठीक है सर। ऐसे ये वाली जो मेमोरी होती हैं, ये एक्सटर्नल स्टोरेज होती हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हो, सी डी रोम हो गया, रेडी।
HDD हो गया, SDD हो गया, PD हो गया, पिन ड्राइव, etc। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर? कैच? हाँ सर, कैच मेमोरी आती है। कैच मेमोरी के बारे में आपको पता होगा कि कैच मेमोरी जब हमारी वर्क करती है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है ना, वो बढ़ जाती है। या सर कैच मेमोरी जैसे रैम, हमारी रैम है, अगर रैम हमारी बढ़ जाए, हमारे पास नंबर ऑफ मेमोरी, नंबर ऑफ प्रोसेस हैं। मेरे पास अभी कितनी चीज़ें रन हैं करेंटली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रन हैं। अगर मेरा सिस्टम हैंग होना लग जाए, मेरे पास हाई कैश मेमोरी है, तो मुझे मतलब नहीं पड़ेगा, जो सारा डेटा होगा वो कैश मेमोरी में ऑटोमेटिकली चले जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तो हो गया सर। कैश मेमोरी सर हाँ सर, प्राइमरी भी हो सकती है। कैश मेमोरी सर प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। ये दोनों तरीके की हो सकती है। यहाँ से स्पेस दे देते हैं थोड़ा, ये थोड़ा एरर दे रहा है। ये यहाँ भी स्पेस दे देते हैं। अब देखिए काफ़ी होगा। मैंने बताया था ना, स्पेस ना दें तो ये स्पेस को, स्पेस है ना वो साइज रिजर्व करता है अपना, ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखिए अब हम आते हैं थोड़ा एडवांस में। हमारे देखो रैम, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम हो गया, तो रैम और रोम को भी टाइप होते हैं सर। मेनली अगर देखो हम रैम के लेते हैं, रैम है ना, मैं यहाँ पे लेता हूँ रैम, ऐसे कर देता हूँ, साइज कर देता हूँ 20 रैम। अरे ये क्या हो रहा है? अरे रैम हो गया सर। रैम को भी ये दो टाइप के होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम एंड डी रैम। डी रैम ऐसे ही सर रोम होता है। रोम सर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सर पी रोम, एक होता है ई पी रोम, तीसरा होता है ई ई पी आर ओ एम। इनको हम यहाँ ले लेते हैं, इसका कलर कर देते हैं हम कोई चेंज, ये समझ में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर दिक्कत यहाँ तक कोई? ठीक है सर। देखो ये भी आपको बताएंगे कि ये पी रोम, एस रोम, डी रोम, ये क्या होते हैं। कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा सर, है ना, ये करा देंगे आपको। बस ये थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ये ऐसा कैसे होगा? चलो कोई नहीं, हमें समझ में आ रहा है यहाँ से, है ना। ऐसे ही सर सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं, काफ़ी काफ़ी एग्जांपल हैं सर। मैग्नेटिक स्टोरेज है, मैग्नेटिक ड्राइव कहते हैं सर, मैग्नेटिक टेप वगैरह, एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल होते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वीडियो यानी सीडी एंड डीवीडी। यही सर फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी को पेन ड्राइव कह देते हैं, है ना सर। ये शायद आपको क्लियर हो गया, वैसे लिख लेना, इम्पोर्टेंट है ये। आप अब डेप्थ में जा रहे हो, रेम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, डेप्थ में जा रहे हो, भी बेसिक नहीं रहा ये भी।
यहाँ पे श्रम निधि का। इसके बाद सर सम इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म हम एक बार देख लेते हैं, जो कि कुछ होंगे। ये मैं ले रहा नहीं था, पर ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि काफ़ी बेकार चीज़ भी हो गई, बढ़िया हो गई हिस्ट्री के टाइप की, पर कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं हुई, यानी जो हमें याद करने की हो, जो हमें इजी लगे पढ़ने में और हमको घर जाकर पढ़ सकें, हाँ ये है ये है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे लेना चाहूँगा, सम फुल फॉर्म। वैसे ऐसे सर रहने दीजिए, है ना, बाद में करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ तक किसी को भी परेशानी? नहीं है सर, मगर एस रोम और डी रोम है ना, हाँ जी हाँ जी और उसको थोड़ा बदल सर, इसकी मैं बता तो रहा हूँ, इसको मैं कराऊंगा अभी आगे। ये अभी कुछ नहीं है, पर इसके बारे में जैसे आपने बोला कि बता दीजिए, तो मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे ये आपका डाउट तुरंत की तुरंत क्लियर हो। बाद में आपको देखो याद ना रहे कि मेरे क्या डाउट थे, क्या थे क्या नहीं थे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही करके सर, जो एस रेम होता है ना, उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो डी रेम होता है उसे कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही सर रोम्स में होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यही होते हैं सर, अलग अलग वैरायटी के। इसमें एक होगा, और इसमें एक और चीज़ रैम होती है ना, वो वॉलेटाइल होती है, रैम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो और बीच में ब्रेक हो जाए या कुछ चीज़ हो जाए, तो डेटा का लॉस होगा या नहीं होगा। रैम वॉलेटाइल है, डेटा तो अगर जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें क्लोज हो जाएंगी अगर सिस्टम बंद हुआ तो। और रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोम में बायोएस इंस्टॉल होता है और बायोएस रहेगा ही रहेगा। बायोएस क्या है, एक फर्मवेयर चिप है, इसके अंदर फर्मवेयर चिप होता है। अब फर्मवेयर आप जानते होंगे सब क्या होता है, जिसके अंदर सारे कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं हमारे सिस्टम की रिगार्डिंग, जो हम सिस्टम को ऑन से लेकर ऑफ तक करते हैं, सारी चीज़ें इनेबल रहती हैं पहले से ही। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए सर, कोई दिक्कत वगैरह हो आपको तो, क्योंकि फिर आके एक दो दिन बाद बोलते हैं, जैसे फिर दोबारा ये यूज़ ना हो। साउंड आ रही है सर? आ रही है सर, साउंड आ रही है? आने दीजिए।
सर 3 लोग कहाँ रह गए ये जितनी बार जाता है उतने ही लोग कम हो जाते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया? विशाल भैया ही हो ना? बाद में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, जब आपका मन करे जब डिस्कस करो। पर आप जल्दी जल्दी करो, काफ़ी स्लो है, थोड़ा खुद भी मेहनत करो, क्योंकि देखो लॉकडाउन है जब तक ही टाइम है। लॉकडाउन के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोग भी बिजी हो जाएंगे। किसी के स्कूल खुलेंगे, किसी के कॉलेज। लॉकडाउन तो बढ़ेगा, बढ़ गया। पता नहीं है ना, ये 6 हुए हैं यार, ये कहाँ रह जाते हैं ये। मैं ऐड करना ही बंद कर दूंगा, फिर क्या करूँ। मैं करते हैं ग्रुप। इसके बाद टेस्ट होगा है ना, मैंने टेस्ट की पहले ही बताया था आप सबको। उसमें से भी 4 लोग निकलेंगे, यानी जितने भी लोग हैं 4 लोग बाहर जाएंगे। अब वो किस्मत डिसाइड करेगी कौन 4 लोग बाहर जाएंगे। इसलिए अब डेली टू डेली पढ़ो भैया, कोई परेशानी हो एक बार नहीं 2 बार पूछो। मैसेज कर दो कोई एक बार। कुछ कर दिया, कर दिया। कर दिया, चलो बढ़िया। प्रॉब्लम हो रहा है। आया ही नहीं है सर अभी। चलो छोड़ो है ना, आएंगे आ जाएंगे, तुम बताने दो, फिर जब पढ़ना ही नहीं है तो क्या करें। देखो एसरेम जो होता है ना, उसकी फॉर्म में होती है स्टैटिस्टिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम और गहराई में भी कराएंगे, पर अभी भैया ने कहा था कि एक बार सर ओवरव्यू दे दो, क्योंकि बाद में ये ना, बाद में डाउट है वो भूल जाओ या नहीं ध्यान रहे, तो इसलिए जब क्वेश्चन आए जब भी क्लियर कर लेना चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। दोनों ही रैंडम एक्सेस मेमोरी हैं, पर 2 तरीके के टाइप की हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ दोनों में यूनिक होगा, जब भी तो वो 2 हैं। तो डी रैम जो होती है ना, वो फास्ट होती है एस रैम से। मैं डी रैम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एस रैम आप अपने आप समझ जाओगे, जैसे उसमें समझ गए थे आप डिजी सेंस को। तो डी रैम में क्या होता है सर कि ये हर एक बिट ऑफ डेटा को हर कैपेसिटर में, यानी सेपरेट कैपेसिटर में स्टोर करता है। उसके इंटीग्रेटेड सर्किट में, यानी किसी इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं, तो हर कैपेसिटर में हर बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है ये। और इस एस रैम में क्या होता है, एस रैम में जब तक मेमोरी रहेगी जब तक ही पावर रहेगी। इसमें तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें लॉन्गेस्ट पावर का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी मेमोरी और पावर में रहेंगी। एंड जो एस रैम होती है ना, उसकी वर्किंग स्पीड थोड़ी स्लो होती है। यहाँ पे लिख देते हैं, याद रहेगा हमें बाद में। मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें बिट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, पहले बिट्स बताना सही रहेगा। बिट्स क्या होती हैं? स्लोअर देन डी रैम, फास्टर देन एस रैम। जो डी रैम होती है ना सर, वो यूज़ की जाती है सर्वर्स में, वर्क स्टेशंस में। वर्क स्टेशन मालूम है किसी को? वर्क स्टेशन एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ऐसे एक बड़े सिस्टम होते हैं जो कि केवल एक ही काम को करते हैं।
हम अभी क्या है मल्टीपल कामों को कर रहे हैं, कैलकुलेटिव भी, वो भी, ये भी, वो भी, MS ऑफिस, फलाना फलाना। वर्क स्टेशन में ओनली एक ही काम होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग का। वेदर फोरकास्टिंग का सिस्टम होगा बड़ा, तो वो वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बताएगा, उसमें जाके आप पबजी नहीं खेलोगे। समझ रहे हो ना? वेदर फोरकास्टिंग हो गया। पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए। पर्सनल कंप्यूटर में ये मेन मेमोरी की तरह यूज होती है, DRAM, क्योंकि ये फास्ट होती है और हमें फास्ट से फास्ट मेमोरी चाहिए। अब इंसान क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रैम लेता है, फास्ट भी देखता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेता है। अभी तो ये आपने सुना होगा लैपटॉप में DDR4, DDR3, DDR6 सुने होंगे ये, हाँ हाँ सर। है ना? DDR वगैरह होती हैं, यही होते हैं। देखो इतनी लेट लेट आ रहे हैं ये। DRAM में सर जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, और जाएं तो, कि ये दो स्टेट में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, 0 और 1। 0 और 1, 0 का मतलब डिस्चार्ज, 1 का मतलब चार्ज। ठीक है सर? इसमें जरूरी नहीं है कैपेसिटर चार्ज हो या डिस्चार्ज हो, डेटा रहेगा ही रहेगा। आ रहा है कोई? आई जाओ यार, खत्म कर लीजिए। कोई दिक्कत सर? नहीं है सर, ये एस रैम एंड डी रैम समझ में नहीं आए होंगे आपके अभी, है ना? मुझे पता है, दोनों ही नहीं समझ में आए होंगे। नहीं है सर। नहीं आए ना, मुझे पता है, क्योंकि इनमें बिट्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो पहले आपको बिट्स बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर आपने बोला कि एक बार, तो इसलिए मैंने ओवरव्यू दिया है। दोनों ही रैम है ये, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों ही वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं, ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं, रोम वगैरह। इसमें क्या है, इसकी फुल फॉर्म है सर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है सर? ये आपको पता चल गया? ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर यहाँ तक? ये आवाज़ नहीं आ रही है इन पे मेरी, क्या करूँ भाई? लेफ्ट में जाओ। बता। इन पे आवाज़ नहीं आ रही प्रवीण भैया पर। ठीक है सर, अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है सर? थोड़ा हम और डिस्कस कर लेते हैं सर सॉफ्टवेयर के बारे में। जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो दो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना सर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उन्हें डेवलप करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो आपकी विंडोज़ जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मोबाइल में सर आपने देखा होगा आपकी काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड आती हैं और वो अनइंस्टॉल नहीं होती हैं। जस्ट डिसेबल कर सकते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें डिसेबल भी नहीं कर सकते। आप अपने कॉल को डिसेबल कर सकते हो, कॉल वाले टैब को। नहीं है सर। सिस्टम डिज़ाइन भी इसी तरीके से किया गया है। तो है ना, ये सिस्टम की चीज़ें हैं, यानी प्री इंस्टॉल्ड हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हुआ, जो आप डेवलप करो सिस्टम आर्किटेक्चर के हिसाब से, आप खुद डेवलप करो अपने यूज़ के हिसाब से, यानी कोई एक पर्टिकुलर यूज़ हो। जैसे नोटपैड है, वो एप्लीकेशन है क्योंकि वो टेक्स्ट के काम आता है। म्यूज़िक प्लेयर है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि वो सिंगल वर्क को करने के लिए किया गया है, म्यूज़िक सुनने के लिए। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम को चला सकते हो, पर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाए बिना आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। जब विंडोज ही नहीं होगी तो म्यूज़िक प्लेयर का क्या करोगे?
विंडो ही नहीं डली होगी तो गाना क्या करोगे VLC मीडिया प्लेयर और MX प्लेयर का, समझ रहे हो ना। हाँ सर। जैसे सर साउंड का ड्राइवर हुआ, कोई कंप्यूटर के बारे में जानता होगा तो उनको पता होगा साउंड के हम ड्राइवर डालते हैं कंप्यूटर में, जब जाके हमारे पास साउंड आती है। एंड गेम्स खेलने के लिए भी हाँ एक कार्ड डालना पड़ता है हमें, BGA, वीडियो ग्राफिक्स एक्सीलरेटर भी कहते हैं, और एक होता है VGA, दूसरा उसे कहते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये हमें दोनों इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपने सिस्टम में, जब जाके गेम चलते हैं, वरना एरर दिखाता है हमें BC कैन नॉट प्ले, या BC नॉट इंस्टॉल्ड, या BC नॉट सपोर्टेड। VC V एंड C, इसी वजह से दिखाता है, क्योंकि हमारे में वीडियो ग्राफिक्स एरे को पता ही नहीं है ऐसे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करेगा गेम की, सब चीज़ से कुछ नहीं पता। तो ये सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और जो ड्राइवर्स हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। यानी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जाएगा, इंस्टॉल होगा, जब जाके स्पीकर में से आवाज़ आएगी, वरना आप कितने से भी कितने स्पीकर लगा लेना, साउंड नहीं आएगी सिस्टम में से, चाहे गाना चला लेना, जब तक आप ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करोगे साउंड का, हाँ सही बात है ना। आप देखो VLC मीडिया प्लेयर है। हाँ डालो, गोम प्लेयर डालो, एंड MX डालो, कितने भी डालते रहो, ड्राइवर नहीं होगा तो साउंड आएगी नहीं। तो इससे ये पता चल गया हमें कि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना हो तो सिस्टम वर्क कर सकता है, और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ भी कर लो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है सर, आप कर सकते हो डिस्कनेक्ट सर, अब है ना, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, नहीं है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर, काट दीजिए सर आप। और ये देख लेना एक सर विशाल भैया, जिन लोगों का जेन्युइन रीजन है, देखो 25 में से 3 लोगों का ही जेन्युइन रीजन हो सकता है, ये नहीं है कि 12-14 का जेन्युइन रीजन हो। सबको रिमूव करो, भीड़ थोड़ी लगानी है, एक तो ऊपर से पढ़ाएं, ऊपर से ये मतलब ऑनलाइन भी नहीं आ सकते, पढ़ भी नहीं सकते। अब मैं ये तो कह रहा नहीं हूँ कि मुझे टाइम, अपने लिए तो टाइम दे रहे हो आप लोग, अपने लिए वो नहीं कर सकते, चलो किसी किसी का जेन्युइन रीजन है, पर अब वो आनी है 25 में से यार सोचो इतना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चैतन्य भैया सब समझ में आ रहा है? चैतन्य भैया, चैतन्य भैया समझ में आ रहा है? इनका माइक ऑफ है शायद। रीनू भैया आप क्या रहे समझ में? हाँ समझ में आ रहा है सर। J7 प्राइम, गैलेक्सी J7 प्राइम आ रहा है सर समझ में? ओप्पो 1201, सर आप कभी अपलोड करेगा सर वो? यस सर सर हेलो सर, हाँ जी हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताइए ना। किसके बारे में? ऑपरेटिंग सिस्टम और ये कंपाइल। आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, एक बार यहाँ पे चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, चैट में आप लिख के बताइए क्या कहना चाह रहे हो। टेस्ट में होगा। सर चैट पे लिख के आप कहिए, क्योंकि साउंड क्लियर नहीं आ रही है। ये ओप्पो 1201 कुछ पूछ रहे थे आप? ओप्पो 1201 क्या हुआ भाई, यस सर, क्या पूछ रहे? कॉम्प्लीफायर सिस्टम का बारे में पूछ रहे सर। कंपाइलर सिस्टम, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैं सिस्टम से चलूँगा, देखिए आपने देखा नहीं, यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
आपका क्वेश्चन यहीं क्लियर हो जाएगा। बेसिक के बाद मैंने क्या रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो ओनली आप डेफिनेशन ही पूछ रहे हो या ये पूछ रहे हो क्या होता है, इसमें तो एडवांस तक आएगा। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होते हैं, कैसे कैसे एक प्रोसेस काम करती है, सिस्टम कब कॉल करता है किसी दूसरी प्रोसेस को, या अगर कोई प्रोसेस जल्दी में है कोई प्रोसेस स्लो है तो इम्पोर्टेंट कौन सी होगी वो सिस्टम कैसे डिसाइड करेगा, है ना सर। ऐसे ही देखो आपने कंपाइलर का पूछा तो ये आएगा प्रोग्रामिंग में। आपको मैं अब ये बता देता हूँ वरना आपका डाउट रह जाएगा कि क्लियर नहीं हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये इंटरमीडिएट की तरह काम करता है यूज़र और सिस्टम के बीच में। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम हमारा एक डेड बॉडी के समान है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपके शरीर, आपकी बॉडी है, उसमें ब्लड ना हो तो कैसा रहेगा, समझ रहे हो ना। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो वो किसी भी काम का नहीं है, वो ब्लैंक है एक तरीके से। यानी कोई मिठाई का डब्बा है उसमें से मिठाई निकाल लो, क्या काम फिर उसका। आप ऐसे कह सकते हो मेनली अगर डेफिनेशन में लिखोगे तो यूज़र एंड सिस्टम के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है ये। यूज़र एंड हार्डवेयर कह सकते हो आप, जो आपको सुटेबल लगे वो, है ना। और देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में और भी आते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और सर बैच ओएस आता है, मल्टीटास्किंग आते हैं, मल्टी प्रोसेस आते हैं, मल्टी यूज़र आते हैं। ये तो रिक्वायर अलग, दूसरे में अगर कैटेगरी डिसाइड करते हैं तो सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, ठीक है जी। ये भी आएंगे आपके। आपने जो पूछा वो बता दिया मैंने, ये भी बता दिया आपको साथ में कि ये टाइप्स होती हैं, सारे आएंगे। बहुत बहुत तरीके, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़र ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है इनको। अगर रियल टाइम की बात करें तो रियल टाइम में क्या होता है, जहाँ पर एक्यूरेट या जहाँ पर डिले बर्दाश्त ना हो। जैसे मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम हुए, कोई मिसाइल आप लॉन्च कर रहे हो और उसमें डिले हो जाए कि वो 1 सेकंड लेट जाए, तो उसकी कोऑर्डिनेट में कितना बड़ा हो जाएगा। फोड़नी होगी अमेरिका में, फूट जाएगी इंडिया में। इन चीज़ों में डिले बर्दाश्त नहीं है। वेदर फोरकास्टिंग हुआ, कंप्यूटर इनमें सुपर यूज होते हैं। पर ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये होता है ना रियल टाइम ओएस, यानी वहाँ पे डिले बर्दाश्त नहीं है। अगर बारिश हो गई है और 1 घंटे बाद मौसम विभाग बता रहा है कि बारिश हो सकती है, तो मौसम विभाग का क्या काम फिर। डिले बर्दाश्त नहीं है हमें बिल्कुल यहाँ पे। ये टाइम शेयरिंग होती है, ये बैच ओएस होते हैं। यहाँ पर कलेक्शन दे दिए जाते हैं पंच कार्ड द्वारा या प्रोसेसिंग द्वारा कि क्या क्या वर्क हमको करवाना है, तो उन सब का एक बैच बनाकर और ऑपरेटर को दे दो कि ये परफॉर्म करना है। यहाँ पर 1 से ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। मल्टी यूज़र का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर एक साथ 6 यूज़र वर्क कर सकते हैं। मैं जो आपको RHEL 8 पढ़ाऊँगा ना, रेड हैट एंटरप्राइजेज लिनक्स 8, तो वहाँ पे आप देखोगे रियल में ही कैसे एक आप 8 यानी 6 एंड 1 वर्चुअल, कितने यानी आप काम कर सकते हो। अगर आपको स्विच करना है तो क्या करोगे, स्विच यानी सू, इसका नाम है सुपर यूज़र, यूज़र का नाम, आप स्विच कर जाओगे, एंटर दबा दोगे। अगर आपको पासवर्ड देना हो उसका, सीधे दबाइए पास WD, यूज़र का नेम, एंटर। वो आपसे मांगेगा प्लीज़ टाइप योर पासवर्ड, आप डाल दोगे 1 2 3, या आप सिक्योर करना है तो 1 2 3 1 2 3 ABC YBL, सर आ गया। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना। आपने कंपाइलर की बात की थी ना, तो कंपाइलर देखिए, हम प्रोग्रामिंग जब पढ़ते हैं तो हम कंप्यूटर को समझा नहीं सकते हैं। कंप्यूटर ओनली समझता है बाइनरी लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर ये जानता है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1
हमको कुछ कहना है, जैसे मुझे कहना है हिमांशु, तो हिमांशु मेरा चले जाएगा इसमें, हमें कुछ नहीं पता। तो कंपाइलर क्या करता है, हमारे कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी हमें उससे करवाना क्या है। जैसे C++ या सी पढ़ो, तो उसमें आप कमांड या प्रोग्रामिंग कोड लिखोगे, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, प्रिंट हिमांशु सारस्वत सेमी कोलन @ रिटर्न 0 क्लोज। तो वो क्या करेगा, सिस्टम को बताएगा, सिस्टम उसे 0 1 में कन्वर्ट करेगा और उसकी एक exe फाइल बन जाएगी। जैसे मैंने himanshu.exe से बनाया, और मैं जब जब उस exe फाइल पर क्लिक करूँगा तो मेरे से वही सॉफ्टवेयर मांगेगा जो जो मैंने डिफाइन किया है। मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है कि वो मुझसे मेरा IP मांगे और मेरी इंफॉर्मेशन निकाल के दे दे कि हाँ भी मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरा नाम हिमांशु सारस्वत है, मेरा सिस्टम ये है, मैं इस पर ये रनिंग कर रहा हूँ, इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, इतनी प्रोसेस रनिंग में है, यानी मुझे ही ट्रेस करके दे दे। तो ये फाइल हम ओपन करेंगे, उसमें एक और फाइल बनती है himanshu.c की, जिसमें उसका कोड होता है, जो कोड हमने लिखा है ना, एम्बेडेड कोड इसमें होता है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे ना, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, तो आप पब्लिक को ये वाला दोगे, ये वाला नहीं दोगे। पब्लिक को या कस्टमर को क्या काम है कि आपने कौन सा कोड यूज़ किया है, उसको तो उसका वर्क मिल रहा है ना प्रॉपर, एंड आप उसको आप अपना कोड दोगे तो वो जान जाएगा आपने कैसे बनाया है। तो ये कोई देता नहीं है, ओनली आपको उसका वर्क देना है, यानी .exe फाइल शेयर करनी है आपको ओनली। समझिए भैया, आपका डाउट क्लियर हो ओप 1201 वाले भैया? यस सर हो गया। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम भैया जी? क्लास हो गए ना सर? क्या कह रहे हो? क्लास यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस चैट पे लिख के बताओ, आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, ये इन्होंने बोला था ना अभी, ऐसे आप लिख के बताओ यहाँ पे क्या पूछ रहे हो। क्लास खत्म हो गया होती है सर? हो गया सर, आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो हो गया। हाँ नहीं है। ठीक है सर।